हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आइए हम ज़्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर। तो पहले देखिए क्या होता है, आप समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर का जो सेंस होता है वो होता है संरचना से, आकार से, रूप से। तो कोई भी जो वर्क होता है, चाहे प्रोज का हो, चाहे पोइट्री का हो, कोई भी वर्क है, ड्रामा, फिक्शन, किसी का वर्क होता है, उसका क्या होता है, एक स्वरूप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसका क्या डेफिनेशन है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो पहला जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट रिफर्स टू इट्स शेप ऑन द होल। जो स्ट्रक्चर होता है एक टेक्स्ट का, वो क्या करता है, वो रिफ़र करता है, होल को रिफ़र करता है, जितनी कंप्लीट चीज़ें आती हैं उसमें उन सारी चीज़ों को रिफ़र करता है। इसका जो बी है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एंड यूजुअली विथ अ क्राइसिस पॉइंट दैट इज़ रिजॉल्व इन द एंड। जो स्ट्रक्चर होता है उसकी एक बिगिनिंग भी होती है, मिडल होता है, एंड होता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्राइसिस पॉइंट आ जाता है। जब कोई आप स्टोरी देख रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो एक ऐसा समय होता है जहाँ पे बहुत ही एक टिपिकल सिचुएशन हो जाता है, एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाती है, लेकिन लास्ट में उसका क्या होता है, रिजॉल्व भी होता है। तो ये भी आप स्ट्रक्चर में आता है। तीसरा जो सी ऑप्शन है, स्ट्रक्चर इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ नैरेटिव, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम इंक्लूड्स, जो स्ट्रक्चर होता है पोएम का वो इंक्लूड्स होता है इट्स नंबर ऑफ लाइन्स, उसमें लाइनें होती हैं, सेक्शंस होते हैं, स्टेंजा फॉर्म्स होते हैं, राइम स्कीम होता है, रिद्म होता है, मीटर्स होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, टोन होता है और मूड होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ट्रिपल नैरेटिव इज़ नॉट अ, ट्रिपल नैरेटिव नहीं है। तो ट्रिपल नैरेटिव क्या नहीं है, स्ट्रक्चरल डिवाइस नहीं है ट्रिपल नैरेटिव। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल डिवाइस क्या नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल डिवाइस क्या होता है, ट्रिपल नैरेटिव नहीं होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, द मेन नैरेटिव टेक्स प्लेस इन वन टाइम बट देयर आर एपिसोड्स फ्रॉम द पास्ट, इट इज़। सेंस क्या है इसका, कि कोई स्टोरी जो कही जाती है तो किसी समय में भी वो स्टोरी कही जाती है, लेकिन उसके जो कुछ एपिसोड होते हैं वो पास्ट, पीछे की घटनाओं को दिखाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लैशबैक। ये फ्लैशबैक होता है। आप कोई भी फिल्म या सीरियल देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे एपिसोड आते हैं जो कि फ्लैशबैक को दर्शाते हैं। तो ये फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक का सेंस होता है पीछे की तरफ जाना, जो स्टोरी क्या होती है पीछे की तरफ दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, डॉट डॉट है, रेफर्स स्पेसिफिकली टू द इफेक्ट अ पीस ऑफ राइटिंग हैज़ ऑन रीडर, इट इज़ हाउ अ पीस ऑफ राइटिंग मेक्स यू फील। कर यहाँ पे कि डॉट डॉट है, इसके आगे क्या है, इसका करेक्ट आंसर समझ लीजिए ताकि तुरंत समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये मूड है। करें, मूड रिफर्स स्पेसिफिकली टू द इफेक्ट अ पीस ऑफ राइटिंग हैज़ ऑन रीडर, इट इज़ हाउ अ पीस ऑफ राइटिंग मेक्स यू फील। करें मूड, देखिए मूड भी क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस, अभी इसके पहले हम बताए हैं। तो इसमें क्या होता है, थ्रू विच अ राइटर विशेज इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स थ्रू अ टेक्स्ट। जैसे जो मूड होता है वो राइटर क्या करता है, इसमें वो अपने इमोशनल रिस्पॉन्स के थ्रू क्या करता है, वो लिखता है। जैसा अभी इसके पहले हम बताए हैं कि मूड क्या है, कैसा है, ये किस पे डिपेंड करता है, टोन पे डिपेंड करता है। टोन और मूड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन को रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं से। क्या है, ये दोनों की दोनों चीज़ें को रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई थीम। अब कह रहे हैं कि थीम को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, थीम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये डिपेंड है।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन ए है बाई मीन्स ऑफ मोटिव, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हम थीम को, उसका मोटिव क्या है उससे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा है बाई मीन्स ऑफ सिंबल, सिंबल से भी हम जान सकते हैं थीम को। उसके बाद से बाई मीन्स ऑफ फ्रेज डैट अपीयर्स अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द स्टोरी सिंस इट ऑफन सिग्नल्स और रिकरिंग कंसेप्ट ऑफ आइडिया। उसके बाद से देखिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है। हम थीम, किसी भी थीम को बार बार उसमें जो आपके फ्रेज आए रहते हैं जो कि क्या करता है, सिग्नल देता है कि क्या कंसेप्ट ऑफ आइडिया है उस स्टोरी का, तो इसके थ्रू भी हम थीम को जान सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी ऑप्शन सही है। इस तरह से इसमें देखिए नीचे एक कट गया है नीचे, तो इसका जो है ऑल ऑल करेक्ट है। आपका ऑप्शन जो है इसके ऑल ऑप्शन करेक्ट है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब देखिए कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो है। सिंपल सा आप समझ लीजिए, जो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस रिलेटेड है किससे, मीटर से। मीटर देखिए क्या होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके क्या होते हैं, जो मीटर होते हैं, एक मोड होता है, कॉम्बिनेशन होता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स का। और ये जो मीटर किस पे डिपेंड होता है, ये सिलेबल पे डिपेंड होता है। और जो सिलेबल होते हैं, शब्दांश होते हैं, उसी पे डिपेंड होता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में जो होता है आपका लघु मात्रा होता है, दीर्घ मात्रा होता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस का सेंस होता है दीर्घ मात्रा, दीर्घ मतलब जहाँ पे खिंचाव होता है, जहाँ पे हम खींच के बोलते हैं, वो क्या होता है, वो आपका स्ट्रेस होता है। अनस्ट्रेस होता है जहाँ पे खिंचाव नहीं होता है, वो एकदम सीधे हम क्या करते हैं, बोल देते हैं, वो क्या होता है, आपका अनस्ट्रेस्ड होता है। तो ये इस तरह से हमने क्या बताया, इस तरह से हम बता दिए जो आपका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, दीर्घ जहाँ पे हम खींच के बोलते हैं, और अनस्ट्रेस जहाँ पे खिंचाव नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या स्ट्रेस है क्या अनस्ट्रेस है। देखिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाय मीन्स ऑफ रूल्स। बाय मीन्स ऑफ रूल्स से क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मीटर इन पोइट्री इज़। देखिए जो मीटर होता है ना, वो पोइट्री में वो क्या होता है, तो एक ये रेगुलर पैटर्न होता है, आपका रेगुलर पैटर्न होता है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द स्टडी एंड यूज़ ऑफ मीटर इज कॉल्ड। करें जो स्टडी होता है और जो यूज़ होता है मीटर का, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको देखिए करेक्ट आंसर इसका, इसको हम प्रोसोडी बोलते हैं, ये इसका। अब देखिए जो प्रोसोडी जो है वो क्या है, ये भी एक टर्म ही है, जिसको ग्रीक वर्ड प्रोसोडिया जो है, ग्रीक वर्ड है, उसी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ सॉन्ग संग टू म्यूजिक। ऐसा गाना जो म्यूजिक के लिए क्या किया जाए, गाया जाए, तो ये क्या होता है, आपका प्रोसोडिया होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच इज़ पैटर्न ऑफ एन आईएम। आईएम जो होता है, जैसे आइएम्बिक मीटर होता है, मीटर के कई फॉर्म होते हैं, आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, आइएम्बिक हेक्सामीटर होता है। तो जो मीटर होते हैं उसके क्या पैटर्न हैं, तो देखिए सिंपल सा है, उसके जो पैटर्न हैं ये हैं अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। जैसे जो आइएम्बिक मीटर होता है, तो आइएम्बिक मीटर जो होता है, जैसे मीटर भी इसके पहले हम बताएं कि मीटर क्या होता है, तो जो इसमें आईएम का सेंस है आइएम्बिक। तो आइएम्बिक मीटर जो होता है उसमें क्या पैटर्न होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होता है। तो अनस्ट्रेस्ड का सेंस होता है, पहले आपका क्या रहेगा, लघु रहेगा, लघु मात्रा रहेगा, अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर दीर्घ मात्रा आता है। ये देखिए सिंपल सा चीज़ होता है आइएम्बिक में। इसमें 2 सिलेबल्स होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इन विच द फर्स्ट वन इज़ अनस्ट्रेस्ड, इसमें पहला क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। इसको जब हम पढ़ाएंगे अलग अलग टॉपिक पे भी, सिर्फ आप MCQ समझ रहे हैं, तो इसको ये सब ग्रामेटिकल ये चीज़ें हैं, तो इसको इस तरह से बहुत नहीं समझ सकते हैं। बस इतना जान जाइए कि जो आइएम्बिक होता है, तो आइएम्बिक में क्या चीज़ें होती हैं। तो आइएम्बिक में क्या होता है, आपका अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होता है। इट मीन्स पहला आपका अनस्ट्रेस आएगा, फिर क्या आएगा, आपका स्ट्रेस आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में होता है द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड द रिमेनिंग 2 सिलेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड इट इज़। ये सारे मीटर के टर्म हैं। इसमें देखिए आ गया कि पहला जो सिलेबल होता है, पहला जो क्या होता है शब्दांश जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। स्ट्रेस्ड का मतलब लघु मात्रा। एंड द रिमेनिंग 2 सिलेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड, और जो बचे जो होते हैं वो क्या होते हैं अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्टिल बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्टिल। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट 2 सिलेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड एंड द लास्ट सिलेबल्स इज स्ट्रेस्ड इट इज़। ये देखिए सीधे उल्टा हो गया यहाँ पे। इसमें जैसे देखिए क्या हो गया, इसमें था कि लास्ट के जो 2 सिलेबल्स हो क्या अनस्ट्रेस्ड हैं और पहला क्या है स्ट्रेस है, तो डॉक्टिल हो गया। और अगला से क्वेश्चन जो है कि द फर्स्ट 2 सिलेबल्स आर अनस्ट्रेस्ड, जो इसमें पहले दोनों जो होंगे वो क्या होते हैं वो अनस्ट्रेस आ जाते हैं, और लास्ट का जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एनापिस्टिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं एनापिस्टिक। ये देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द टर्म आयरोनी यूजुअली रिफर्स टू 3 पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयरोनी दे आर। देखिए जो टर्म होता है आयरोनी वो क्या करता है, रिफ़र करता है 3 पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयरोनी। 3 पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ आयरोनी होते हैं, उन्हीं को ये क्या करता है रिफ़र करता है। दे आर वो क्या क्या हैं, इसको देखिए ये हैं आपके करेक्ट आंसर वर्बल, ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल। जिससे जो आयरोनी होता है 3 तरह के होते हैं। क्या होता है, वर्बल होता है, ड्रामेटिक होता है एंड सिचुएशनल होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है व्हाट डज सिचुएशनल आयरोनी डेमोन्स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जैसे हुआ कि आयरोनी 3 के तरह के होते हैं, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 तरह से बताया गया है। तो 3 तरह के जो आयरोनी होते हैं, तो इसमें देखिए व्हाट डज सिचुएशनल आयरोनी डेमोन्स्ट्रेट। जो सिचुएशनल आयरोनी होता है वो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि इट इज़ ऑफन डेमोन्स्ट्रेट हाउ ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ एन unpredictable universe and the life can always take an unexpected turn। देखिए जो सिचुएशनल आयरोनी होता है वो क्या होता है, ये प्रायः डेमोन्स्ट्रेट करता है ह्यूमन बींग्स को, जो कि यूनिवर्स में जो हैं उनकी जो लाइफ है अनएक्सपेक्टेबल किस प्रकार से टर्न हो जाता है। जैसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम आपको बता दें कि हर चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे अच्छे से नहीं बात कर रहे, क्योंकि आपका सिचुएशन उस समय ऐसा है कि आप उस तरीके से उससे बात नहीं कर सकते या उस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। तो वही करें यहाँ पे सिचुएशनल आयरोनी में यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड जो टर्न होते हैं वही क्या करते हैं, वो आपके सिचुएशनल आयरोनी को बताते हैं, दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है क्या, फिगर ऑफ स्पीच देखिए क्या, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन एन यूजुअल वे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। देखिए फिगर ऑफ स्पीच का सेंस किससे होता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिगर ऑफ स्पीच का सेंस होता है आपका अलंकार से। हिंदी में आप अलंकार पढ़े होंगे। अलंकार का यूज़ करके जो पोएट होते हैं क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो लैंग्वेज का जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और उससे क्या करते हैं एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को बताते हैं, दिखाते हैं। उसका ब्रॉड मीनिंग होता है। यही क्या होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या है एनास्ट्रॉफ। देखिए एनास्ट्रॉफ जो है ये इन्वर्जन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हु इज़ सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखिए कौन है जो फाउंडर रहा नेगेटिव कैपेबिलिटी का, कौन फाउंडर रहा। तो देखिए इसका
करेक्ट आंसर है जॉन किट्स। जॉन किट्स जो रहे वही क्या है, नेगेटिव कैपेबिलिटी के फाउंडर रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आप आ जाइए, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच इज़ द बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिलेबल। क्या एक बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे सिलेबल्स का जो शब्दांश होते हैं क्या होता है, तो ये होता है फुट होता है, ये करेक्ट आंसर है फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बॉर्न ऑन। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमने दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर है 6 अगस्त 1809 समर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड। देखिए जो ए.एल. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं, इनका पूरा नाम है ए.एल. टेनिसन। इन्हें पूरा नाम मैंने लिख भी दिया है कि ए.एल. टेनिसन का जो जन्म हुआ वो 6 अगस्त 1809 को समर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टेनिसन यूलिसिस इज रिटेन इन। जो पोएम है टेनिसन की यूलिसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है यूलिसिस, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये भी। इसको कब लिखा गया, देखिए इसको लिखा गया 1833 में इसको लिखा गया, 1833 में, 1833 में इसको लिखा गया। और इसी से रिलेटेड आपका 22 क्वेश्चन है कि टेनिसन का यूलिसिस जो है वो पब्लिश्ड कब हुआ। जैसे लिखा तो गया 1833 में, लेकिन ये पब्लिश्ड हुआ 1842 में पब्लिश्ड कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। द सोर्सेज ऑफ यूलिसिस आर। तो जो यूलिसिस है ए.एल. टेनिसन का जो वर्क है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो उसके जो सोर्सेज है वह कहाँ से लिखे, इस पोएम को लिखने के लिए कहाँ से इंस्पायर हुए। तो यहाँ पे जैसे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है होमर्स ओडिसी एंड डांटेज इन्फर्नो। जो होमर का ओडिसी एक वर्क है और डांटे का इन्फर्नो जो क्या एक वर्क है, उसी से क्या हुए थे, ये इंस्पायर होकर उन्हीं उसी से कुछ लाइनों को इन्होंने क्या किया, लेकर लिखा जो यूलिसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इन 1850 ए.एल. टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लरेट इन सक्सेशन टू। देखिए 1850 में ए.एल. टेनिसन को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को अपॉइंट किया गया पोएट लरेट के तौर पे। तो जो अपॉइंट किया गया पोएट लरेट के तौर पे, तो ये किसके बाद से पोएट लरेट हुए इंग्लैंड में, एक तरह से राज कवि कह लीजिए कि 1850 में ये पोएट लरेट बनाए गए। तो इनके पहले कौन थे पोएट लरेट, देखिए तो इनके पहले जो पोएट लरेट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ही ए.एल. टेनिसन को पोएट लरेट बनाया गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट वाज यूलिसिस सन्स नेम। देखिए जो पोएम यूलिसिस है उसमें उनके लड़के का क्या नाम है, तो देखिए उनके लड़के का नाम है टेलीमेकस। टेलीमेकस जो यूलिसिस में जो उनका सन है यूलिसिस का, कौन है वो, टेलीमेकस है। तो टेलीमेकस उनका सन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, हु इज़ रिगार्डेड एज सेवेज रेस। हु इज़ रिगार्डेड एज सेवेज रेस। इस पोएम में किसको सेवेज रेस का के रिगार्ड किया गया है, तो देखिए जो पीपल ऑफ इथाका हैं, जो लोग हैं इथाका राज्य के, उन्हीं को क्या किया गया है, सेवेज रेस के रूप में कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। यूलिसिस इज़ अ। यूलिसिस क्या है, यूलिसिस इज़ अभी इसके पहले हम कई बार बता चुके हैं आपको कि यूलिसिस जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल होता है, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन। ये विक्टोरियन एज में ज़्यादातर लिखा गया और इसको ए.एल. टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा ज़्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग। जब सिंगल कन्वर्सेशन एक जो करेक्टर होता है वो करता है, तो देखिए यहाँ पे एक इमेजिन करेक्टर होता है, वही क्या होता है, वो कन्वर्सेशन करता है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जाते हैं। टेनिसन वाज अ पोएट ऑफ। देखिए ये भी आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेनिसन किस एज के पोएट हैं, तो विक्टोरियन पोएट हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम यूलिसिस। जो यूलिसिस पोएम है टेनिसन की, उसमें कितनी लाइनें हैं, सिंपल सा देखिए है
लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 लाइन्स है, 70 लाइन की ये पोएम है यूलिसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, E.L. टेनिसन वॉज डाइड ऑन। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि इनका जन्म कब हुआ, अब यहाँ पे हम है कि ये इनकी डेथ कब हुई। तो इनकी जो डेथ हुई 6 अक्टूबर 1892। अब देखिए हुआ था इनका डेथ इंग्लैंड में, ससेक्स जो जगह है वहाँ पे क्या हुआ था, इनका डेथ हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। दूसरे पोएट आ गए आपके, विक्टोरियन एज के ये भी पोएट हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न ऑन। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ? 7 मई 1812 को इनका जन्म हुआ, कंबरवेल साउथ लंदन में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्या हुआ था, ये जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है इनकी डेथ कब हुई रॉबर्ट ब्राउनिंग की, देखिए तो इनकी जो डेथ हुई ये हुआ 12 दिसंबर 1889, 12 दिसंबर 1889 को वेनिस किंगडम ऑफ इटली में क्या हुआ था, रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ हुई थी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की शादी किससे हुई थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी शादी किससे किया था, तो ये इनकी वाइफ का नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये इनकी वाइफ का नाम है, इनसे इन्होंने क्या किया था, शादी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर। रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए फेमस है, तो देखिए ये क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसके लिए फेमस है ये। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखिए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू विक्टोरियन एज। अभी इसके पहले हम बताए हैं आपको कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग टू। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो बिलोंग हैं करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड है। रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया भी है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं और E.L. टेनिसन दोनों क्या हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ नोन एज। रॉबर्ट ब्राउनिंग को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, देखिए ऑप्टिमिस्ट है ये, ऑप्टिमिस्टिक इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे हर इंसान के क्या होते हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक पैसिमिस्टिक होता है एक इंसान, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो ये ऑप्टिमिस्ट थे, आशावादी बातें ये करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये कभी भी निगेटिव बात नहीं करते हैं, पैसिमिस्टिक बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है, इनको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ये ऑप्टिमिस्ट की तरफ जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 इन विच पोएम द ड्यूक ऑफ फरारा टॉक्स टू मैसेंजर अबाउट हिज पोटेंशियल वाइफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पोएम में जो ड्यूक ऑफ फरारा हैं वो क्या करते हैं, बात करते हैं अपनी इस जो उनकी पोटेंशियल वाइफ है के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पोएम है माई लास्ट डचेस जो है, इसी पोएम में जो ड्यूक ऑफ क्या है फरारा हैं वो बात करते हैं एक मैसेंजर से अपनी वाइफ के बारे में कि उनकी वाइफ मतलब ऐसी थी वैसी थी। पूरा मतलब ये क्या है, माई लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये एक चीज़ जान जाइए कि माई लास्ट डचेस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया। ये है क्या, ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई लास्ट डचेस किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया। ये है क्या, तो ये आपका ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो माई लास्ट डचेस में क्या है, जो ड्यूक ऑफ फरारा जो हैं वो क्या करते हैं, एक मैसेंजर आए रहते हैं, उनसे बात करते हैं अपनी लास्ट डचेस से के बारे में। तो पूरी पोएम उसी पर डिपेंड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38 भी हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस। देखिए कौन है स्पीकर, इस पोएम में स्पीकर कौन है, कौन बोलता है पूरे माई लास्ट डचेस। तो देखिए द ड्यूक अल्फोंसो ऑफ फरारा जो हैं वही क्या हैं, इस पोएम के स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है हु पेंटेड द डचेस, जो उसमें डचेस हैं उसकी तस्वीर को कौन पेंट किया रहता है। तो देखिए ये आपका
पांडोल्फ जो हैं ये क्या करते हैं, यही उसकी तस्वीर को पेंट किए रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट वाज द डचेज गिफ्ट। जो डचेज का गिफ्ट क्या था ये देखिए यहाँ पे, तो वाइट म्यूल जो है ये आपका करेक्ट आंसर जो है, वाइट म्यूल ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, द लाइन्स डेट इज़ माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव द अबव लाइन्स आर ओपनिंग लाइन्स। आप देखिए जो ये लाइन दे रखा है, पोयम की लाइन है ये, पोयम की लाइन, इसका करेक्ट आंसर है माई लास्ट डचेज से ये लाइनें दे रखी हैं। उसमें जैसे देखिए क्या है, जो स्पीकर रहता है वही उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि डैट इज़ माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव। तो वो क्या करता है, उसको बोलता है, तो ये कहाँ की ये लाइन है। देखिए तो दो तरीके से पूछा जा सकता है कि ये किस पोयम से लिया गया है, तो माई लास्ट डचेज से लिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या ओपनिंग लाइन्स है माई लास्ट डचेज के, तो देखिए इसलिए हमने इससे बनाया है इसको कि ओपनिंग लाइन्स। तो आप आएगा पूछेगा कि क्या ओपनिंग लाइन्स हैं माई लास्ट डचेज के, तो डैट इज़ माई लास्ट डचेज आप क्या रहेगा, ये ओपनिंग लाइन में आप आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट डज डचेज हैव अपॉन हर चीक एज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पोयम में जो स्पीकर हैं वो बोलते हैं कि उनकी जो लास्ट डचेज थी उनके चिक जो है ना वो क्या रहता था, वो एकदम किस तरह का वो दिखता रहता था। देखिए तो क्या है, अ स्पॉट ऑफ जॉय, सेंस यहाँ पे चिक का सेंस उसके फेस से है। मतलब कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज डचेज हैव अपॉन हर चिक एज डिस्क्राइब इन द पोयम। तो चेहरे पे उनके चिक पे क्या रहता है, स्पॉट ऑफ जॉय रहता था, हमेशा वो खुश रहती थी, किसी को भी देख के वो खुश रहती थी। तो यहाँ ऐसे देखिए क्या है, आपका करेक्ट आंसर होगा अ स्पॉट ऑफ जॉय। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43, द लाइन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर स्टैंड्स फॉर। देखिए इसी जो है अभी इसके पहले हम लिखे, जो स्पीकर है वो बोलता है कि वो किसी को भी देख के क्या करती थी, स्माइल करती थी, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वही करें कि ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर स्टैंड्स फॉर, उसकी सारी जो स्माइल है ना वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगी, एक साथ बंद कर दी गई। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है कि उसको मार दिया गया, सी वाज किल्ड, ये इसका आप करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अब अगला राइटर आ जाते हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड वाज बॉर्न इन। मैथ्यू अर्नाल्ड का जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, तो देखिए 1822 में क्या हुआ था, मैथ्यू अर्नाल्ड का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मैथ्यू अर्नाल्ड हैज़ कॉल्ड 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ। मैथ्यू अर्नाल्ड को हम बता दें ये भी क्या है, विक्टोरियन एज से ही रिलेटेड है, और ये बहुत बड़े क्रिटिक रहे, बहुत बड़े आलोचक रहे मैथ्यू अर्नाल्ड, और इनकी जो भी पोयम रही ये एलिजी ही लिखे, इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड को ही इज़ कॉल्ड एन एलिजियाक पोएट, इनको एक एलिजियाक पोएट बोला जाता है। तो इन्होंने क्या 18th सेंचुरी को क्या कहा, तो इन्होंने 18th सेंचुरी को कहा एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न का नाम इन्होंने दिया। जो 18th सेंचुरी है ये इनके द्वारा कहा गया कि ये क्या है, कौन सा एज रहा, प्रोज एंड रीज़न का एज रहा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म्स लाइक द ग्रेट एक्शन, टच स्टोन, हाई सीरियसनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस वर क्वाइंड बाई। ये सारे के सारे टर्म हैं, जैसे कौन कौन से टर्म हैं, द ग्रेट एक्शन, टच स्टोन मेथड भी बोला जाता है, हाई सीरियसनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस वर क्वाइंड बाई। ये सारे टर्म किसने क्वाइन किया, तो ये सारे टर्म को मैथ्यू अर्नाल्ड क्या किया, क्वाइन किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की क्वेश्चन नंबर 47, मैथ्यू अर्नाल्ड इज़ अ पोएट ऑफ। देखिए अभी इसके पहले हम बता चुके हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड किस एज के पोएट हैं, विक्टोरियन एज के पोएट हैं। जान लीजिए ए.एल. टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू अर्नाल्ड तीनों के तीनों क्या हैं, विक्टोरियन एज के पोएट हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ डाबर बीच।
डावर बीच का थीम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डावर बीच का जो थीम है, मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई एक पोयम है डावर बीच, और इस पोयम को हम अपने चैनल से पढ़ा चुके हैं। उसको आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस पोयम को देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव तैयार है तो एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी पोयम को, किसी भी प्रोज वर्क हो या पोइट्री का वर्क हो, कोई भी वर्क है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए हैं तो कहीं से भी कोई एमसीक्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो डावर बीच है उसमें मेन थीम क्या है, उसमें किस थीम को बताया गया था। देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है लॉस ऑफ द फेथ है। आपको बता दीजिए जो डावर बीच पोयम है, तो डावर बीच पोयम में लॉस ऑफ फेथ है। तो लॉस ऑफ फेथ किस तरह का लॉस ऑफ फेथ की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। चूँकि जो विक्टोरियन एज रहा उस एज में लोग धर्म से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे, साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, साइंस की बात ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए इस पोयम को इन्होंने लिखा और एक लोगों के अंदर क्या था, एक सेपरेशन की भावना हो गई थी, अलगाववाद आ गया था। लोग ज़्यादातर कमर्शियल हो गए थे, उनके अंदर कोई इमोशन और सेंटिमेंट्स की बात नहीं थी। तो उसी पे इन्होंने थीम बना के लिखा जो लॉस ऑफ फेथ है, जो ईश्वर में लॉस हो गया था फेथ लोगों का, उसी का इसका क्या है मेन थीम है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, डावर बीच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। जो डावर बीच है फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ कब, 1867 में। आपका करेक्ट आंसर है 1867 में क्या हुआ था, डावर बीच पहले पब्लिश्ड हुआ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, डावर बीच इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डावर बीच जो है सिचुएटेड है, जिस डावर बीच की बात करते हैं तो कहाँ सिचुएटेड है, देखिए आपका है द नॉर्दर्न सी जो है वहाँ पे क्या है ये सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो है 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है द सी इज कॉम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन। इन द अबव लाइन्स फ्रॉम मैथ्यू अर्नाल्ड डावर बीच विच इमेज इज डोमिनेंट। इसे इमेज जो होता है, इमेज का सेंस इमेजरी से होता है, तो कई तरह के इमेज होते हैं। तो ये जो लाइन है आपका द सी इज ए कॉम टू नाइट, द टाइड इज ए फूल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन। तो इसमें किस तरह के इमेज की बात करते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपका विजुअल जो है इमेज की इसमें ये बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है व्हाट डज द सी ऑफ फेथ ऑन द पोएम डावर बीच सिंबलाइज। देखिए अभी इसके पहले हम बोले हैं कि लॉस ऑफ फेथ की बात करते हैं डावर बीच में, तो लॉस ऑफ फेथ में जो है तो किस तरह का लॉस है इस पोएम में, किस लॉस की बात करते हैं, और जो लॉस ऑफ जो द सी ऑफ फेथ जो है वो सिंबलाइज किस चीज़ को लेकर सिंबलाइज किया गया है, तो इसमें रिलीजन को लेकर क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है। जो रिलीजन जो है सी ऑफ फेथ की बात किससे है, रिलीजन से है। देखिए तो सी जो है एक तरह से सिंबलाइज है रिलीजन से, इसमें जो सी की बात की है, जो समुद्र की जो बात किए हुए हैं वो किससे सिंबलाइज है, वो रिलीजन से सिंबलाइज है। आपका ये करेक्ट आंसर रहा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 जो इन द पोएम डावर बीच व्हाट सोफोक्लिस हर्ड लॉन्ग एगो इन ऑन द एजियन। फ्रेंड्स जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो उसमें लाइनें दे रखी हैं, तो जो पोएम है डावर बीच है उसमें एक कैरेक्टर है सोफोक्लिस। तो सोफोक्लिस कौन थे, ये ग्रीक ड्रामाटिस्ट थे, ज़्यादातर इन्होंने ट्रेजेडी लिखा। तो ग्रीक ट्रेजेडी एक तरह से राइटर रहे ड्रामा के। तो वो पोएम में बात करते हैं कि बहुत समय पहले एजियन के तट पे सोफोक्लिस क्या सुना। तो देखिए इन्होंने सुना इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। सोफोक्लिस क्या सुने, इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस क्या हुआ इन्होंने सुना एजियन तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 54 सोफोक्लिस वाज। देखिए अभी हम बताएं आपको इसके पहले कि सोफोक्लिस क्या थे, ते थे अ ग्रीक ड्रामाटिस्ट। ये ग्रीक ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, ज़्यादातर ट्रेजेडी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 जो है द पोएम डावर बीच बिगन्स विद द सी इज कम टू नाइट एंड द पोएम एंड्स विद। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन।
कि जो पोएम डावर बीच है वो बिगन्स होती है द सी इज ए काम टू नाइट एंड एंड्स कैसे होती है, तो एंड्स जो होती है ये होती है एंड्स इसका वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लेश बाई नाइट, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि पूछा जा सकता है कि डावर बीच किससे शुरुआत होती है इस पोएम की, तो जब शुरुआत पूछेगा तो आप लिखेंगे द सी इज ए काम टू नाइट, और जब एंड्स होगा तो एंड्स का यहाँ पर हमने आंसर दे ही रखा है कि वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लेश बाई नाइट। इससे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 56 जो है व्हाट टाइम डज द पोएम टेक प्लेस, जैसे इस पोएम में किस टाइम की बात की हुई है, तो नाइट की बात की हुई है इस पोएम में। पूरी पोएम एक तरह से नाइट है क्योंकि मून की बात होती है, स्ट्रेट्स की बात होती है, जो मून क्या होता है स्ट्रेट्स पे और ओशन पे क्या होता है चमकता है। तो यहाँ इस देखिए क्या है नाइट की बात करते हैं इस पूरे पोएम में, आपका करेक्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 57 ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए इसमें एक लाइन है ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, ये सिमिली है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 मैथ्यू अर्नॉल्ड्स डावर बीच इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग विच है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम जो डावर बीच है वो क्या है, तो ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। और ये कितने लाइन की है, तो 37 लाइन्स की, ये पूरी पोएम जो है 37 लाइन्स की है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 जो है द सी डॉट डॉट है वाज वंस फिल इन द ब्लैंक, जो पोएम में एक लाइन आती है द सी डॉट डॉट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना है, तो इसमें जो भरा जाएगा फेथ होगा करेक्ट आंसर, फेथ द सी ऑफ फेथ वाज वंस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सी किससे सिम्बलाइज है, रिलीजन से, धर्म से। तो इस पोएम में यही बात करते हैं कि कभी क्या था यहाँ पे इंग्लैंड में धर्म एकदम क्या था भरा हुआ था, एकदम पूरी तरह से लोगों के अंदर था, लेकिन आज क्या हो गया उसका लॉस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं जो आपके नेक्स्ट राइटर हैं, नेक्स्ट राइटर आपके क्वेश्चन नंबर 60 थॉमस स्टर्न्स इलियट वाज बॉर्न ऑन, देखिए जो थॉमस स्टर्न्स इलियट हैं टीएस इलियट इनका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम क्या है थॉमस स्टर्न्स इलियट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएस में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था इलियट का। ये देखिए क्या है यूएस किससे रिलेटेड है, अमेरिका से, इनका अमेरिका में जन्म हुआ था। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि टीएस इलियट का क्या पूरा नाम है, तो पूरा नाम देखिए इनका क्या है थॉमस स्टर्न्स इलियट है, ये इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस मिसौरी यूएस में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन, इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी ये हुई थी, देखिए जो इनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 लंदन इंग्लैंड, इनका जो डेथ हुआ था ये लंदन में हुआ था। ये भी जानिए कि जन्म अमेरिका और लंदन में इनकी डेथ क्यों हुई, क्योंकि ये अमेरिका से क्या हुए लंदन में आके लंदन का सिटीजनशिप ले लिए, इंग्लैंड में बस गई है, इस कारण से इनकी डेथ क्या हुई वहीं पर हुई। अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 62, देखिए टीएस इलियट मूव टू इंग्लैंड फ्रॉम यूएसए इन, देखिए अभी हमने बताया कि ये क्या हुए यूएसए से अमेरिका से क्या हुए इंग्लैंड आ गए, तो किस सन में आए, तो 1914 में ये आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 जो है टीएस इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ इन, टीएस इलियट को नोबेल प्राइज़ किस सन में दिया गया है, तो देखिए टीएस इलियट को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया ये 1948 में दिया गया। और ठीक इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है टीएस इलियट गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट, देखिए तो ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको 1948 में ही दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टीएस इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो दोनों को आप क्या लिखेंगे 1948 1948 में लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टीएस इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1948 ही आल्सो गॉट
अनदर प्राइज इन द सेम ईयर, तो उसी साल इनको एक और पुरस्कार मिला। क्या मिला? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। तो आप देखिए एकदम आप सही तरीके से जब पढ़ेंगे, आप समझते हुए पढ़ेंगे, तो कहीं से एमसीक्यू किसी तरीके से घुमा के पूछेगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप बस एजुअली आप ऐसे पढ़ते जाएंगे तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो रटी रटाई चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं। और अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक वाज रिटन इन द ईयर। देखिए ये टी.एस. इलियट के द्वारा ही आपके सिलेबस में दिया है, वो एक पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक। तो उसको किस सन में लिखा गया? सिंपल सा है, 1915 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक वाज पब्लिश्ड इन 1917। देखिए द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा कब गया? 1915 में, जबकि ये पब्लिश्ड हुआ 1917 में। तो किसके साथ ये पब्लिश्ड हुआ? ये पब्लिश्ड हुआ पुरफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, इसी में क्या हुआ? ये पब्लिश्ड हुआ। क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक जो है टी.एस. इलियट का, ये किस सन में पब्लिश्ड हुआ? तो देखिए यहाँ पर 1917 हमने क्या किया है, लिख दिया है, 1917 में पब्लिश्ड हुआ। और किस में पब्लिश्ड हुआ? तो पुरफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में ये पब्लिश्ड हुआ। इसी से इनको प्रसिद्धि भी मिली थी टी.एस. इलियट को। लिखा गया था ये 1915 में, पब्लिश्ड हुआ था 1917 में, और किस में? पुरफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में। अगला क्वेश्चन जो है 67, द टाइटल ऑफ द पोएम इज, जो टाइटल है इस पोएम का, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक का, वो क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरोनिकल इन मीनिंग है ये क्या है? आयरोनिकल इन मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है 68, द एपिग्राफ ऑफ द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। देखिए इसमें क्या इन्होंने एपिग्राफ दे रखा है, एपिग्राफ इट मीन्स शुरू की जो लाइन है इन्होंने दे रखा है, शुरू में कुछ लाइनें, तो किससे लिए हैं? देखिए डांटे का एक वर्क है इन्फर्नो, उसी से क्या है, इसका एपिग्राफ आया हुआ है। यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डांटेज इन्फर्नो। देखिए जो डांटे का इन्फर्नो लिखा हुआ है वो उसका लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज क्या है? वो इटालियन लैंग्वेज में डांटे ने क्या किया है, जो उनकी इन्फर्नो वर्क है उसको लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 जो है, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक लेट अस गो देन यू एंड आई इम्प्लाइज डैट। देखिए जैसे जो पोएम की शुरुआत होती है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक की, तो उसकी शुरू की लाइन है लेट अस गो देन यू एंड आई। यू देखिए आपको बता दें, जैसे पोएम को थोड़ा सा हम बता दें, जो पोएम है एक तरह से जो मॉडर्न का हाइपोक्रेसी है, फ्रस्ट्रेशन को दिखा गया है इस पोएम में, जो मॉडर्न एज में जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसी को दिखाते हैं। एक ओल्ड मैन होता है और क्या होता है, ही इज़ फॉलन इन लव विथ अ यंग लेडी बट ही हैज़ नो करेज टू एक्सप्रेस हिज लव। एक एजेड पर्सन होता है, एक ओल्ड मैन होता है जो कि एक यंग लड़की से लव कर बैठता है, लेकिन उसके पास क्या है, करेज नहीं है अपने लव को एक्सप्रेस करने का। तो दो देखिए सेंस है यहाँ पे, यू एंड आई का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए यू एंड आई है। तो यू का सेंस क्या है, रोमांटिक सेल्फ, और आई का सेंस क्या है, रियलिस्टिक सेल्फ। हर इंसान जो होता है, हर इंसान, दुनिया का हर इंसान में दोनों चीज़ें होती हैं, यू एंड आई। दे आर मेनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट की बात कही जाती है कि हर इंसान में क्या होता है, हेड एंड हार्ट में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो हेड का सेंस जो होता है रियलिटी, हमारा जो हेड होता है वो रियलिटी को दर्शाता है कि नहीं ये रियलिटी है, और जो यू होता है वो रोमांटिसिज्म को दर्शाता है। रोमांटिसिज्म इज़ द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म क्या होता है, ये वर्ड ऑफ इमेजिनेशन होता है। जब हम आप वर्ड ऑफ इमेजिनेशन में जाते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जाते हैं, तब हम रोमांटिक होते हैं। और आई जो है तो उससे हम क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं कि नहीं ये मेरी रियल लाइफ है। जैसे बार बार आप देखेंगे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में लोग कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा आपको घमंड हो गया होगा अपनी दौलत पे या किसी भी चीज़ पे, तो आप शमशान घाट चले जाइए, आप वहाँ पे देखिए सबका अंत क्या है, वही है। तो वो आप रियलिटी में आ जाएंगे कि नहीं मेरा अंत यही होना है, तो हम किस चीज़ का क्यों घमंड करने जा रहे हैं। तो ये जो पोएम है, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्रॉक को है, ये क्या है, वो टोटल मतलब ये इंटीरियर मोनोलॉग है एक,
और इसमें क्या होता है, लेटस को देन यू एन आई जो इम्प्लाई वो क्या करता है। देखिए तो टू सिलेबस ऑफ स्पीकर स्प्लिट पर्सनालिटी, जैसे इसमें एग्जैक्ट आंसर है। अभी हमने बताया कि जो प्रोफ्राक है एक इमेजिनेटिव करेक्टर है, वो एक एजेड पर्सन है और वो क्या होता है एक यंग लेडी से लव कर बैठता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं है, करेज नहीं है, लेकिन वो एक यंग लड़की से लव कर बैठता है और उसको करेज नहीं है कि कैसे अपने लव को क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो इसीलिए क्या करता है, उसके अंदर जो उसका हेड और हार्ट है कन्फ्लिक्ट करता रहता है। तो उसी को दोनों क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि चलो आज कह ही देते हैं। तो ये देखिए टू सिलेबस है आप द स्पीकर से। टू सिलेबस का मतलब वही हेड एंड हार्ट की ये बात करते हैं, वही क्या होता है पर्सनालिटी को दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 71, द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक इज रिटेन इन। देखिए जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक है वो किस में लिखा गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है इस पोएम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन स्टैंड फॉर। देखिए इस पोएम में बार बार आता है ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की लाइन आती है। तो ये क्या है, इसका क्या सेंस है, इससे पोएट क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए पोएट बताना चाहते हैं पुरफ्राक्स लव प्रपोजल। जैसा अभी मैंने बताया कि वो एजेड पर्सन है, यंग से लव करता है, लेकिन पूरी पोएम ख़त्म हो जाती है लेकिन वो प्रपोज नहीं कर पाता है। तो जो ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की बात आती है इस पोएम में वो क्या है, वो एक लव प्रपोजल है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73, द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक इज एन। देखिए जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक वो क्या है, तो देखिए क्या है, ये इंटीरियर मोनोलॉग है। अभी इसके पहले मैंने बताया भी कि इंटीरियर मोनोलॉग है। इसमें जो पुरफ्राक करेक्टर है अंतर्मन से अपने बात करता है, और किस अंतर्मन से, अपने हेड और हार्ट से। हर इंसान के अंदर हेड और हार्ट से क्या होता है, इंसान बात करता है। दिल कुछ और करता है, दिमाग कुछ और करता है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है, ये ह्यूमन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस डेट मेक्स मी सो डाइग्रेस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम। जैसे देखिए ये जो लाइन है, इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस डेट मेक्स मी सो डाइग्रेस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम। जो इस लाइन में जो पुरफ्राक है वो वही कहता है कि क्या ये परफ्यूम है क्या जो ड्रेस से आ रहा है, जो कि मुझे डाइग्रेस कर दे रहा है। डाइग्रेस का मतलब एकदम हट जाना, अलग हो जाना। जो इनका क्या इंटेंशन है, और इनका इंटेंशन क्या है, ये अपने लव को प्रपोज करना चाहते हैं, ये इनका इंटेंशन है। तो ये जो लाइन है किससे लिया गया है, तो जो लाइन है ये लिया गया है टी.एस. इलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 जो है, व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज पुरफ्राक कंपेयर हिमसेल्फ। इस पोएम में जो पुरफ्राक है, जो इंटीरियर मोनोलॉग के रूप में पोएम पूरी है, तो उसमें पुरफ्राक जो है अपने आप को कंपेयर करता है विलियम शेक्सपियर के एक कैरेक्टर से। तो देखिए ये क्या है, ये विलियम शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है हैमलेट। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक प्ले है हैमलेट, जो कि ट्रेजेडी है। तो उसमें उसका जो हीरो है वो हैमलेट ही है। तो उसके अंदर क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। उसके अंदर क्या है, वो एक डिलेमा की स्थिति में रहता है, इना फिक्स रहता है। जैसे उसके फादर की डेथ हो गई रहती है, उसके चाचा के द्वारा उसकी डेथ हो गई रहती है, उनके फादर की। उसके चाचा ने क्या किया रहता है, उसको मार दिया रहता है क्लाडियस। तो वो मारने के बारे में सोचता है, लेकिन वो प्लानिंग करता रहता है। तो सेम सिचुएशन इसमें क्या है, पुरफ्राक का भी है। वो भी जैसे भाई लव तो इनको हो गया, लेकिन ये प्लानिंग करते रहते हैं कि हाउ टू प्रपोज हिज लव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 76, द वोमैन इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक टॉक्स अबाउट अ स्कल्पचर एंड अ पेंटर, हु इज इट। देखिए जो वोमैन इस पोएम में द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड पुरफ्राक में जो औरतें हैं वो बात करती रहती हैं एक स्कल्पचर के बारे में, एक पेंटर के बारे में। देखिए तो कौन है वो, किसकी बात करते हैं, वो माइकल एंजेलो की बात करती रहती हैं। और ये माइकल एंजेलो हैं क्या, ये इटालियन पेंटर थे माइकल एंजेलो, उसी के बारे में क्या करती हैं औरतें इसमें बात करती हैं। और उनकी बातों से फिर क्या होते हैं, जो पुरफ्राक होते हैं इनका माइंड क्या होता है, डाइग्रेस होता है, ये प्रपोज नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
77 व्हाट इज़ इट डैट द स्पीकर ऑफन डज इन द पोएम। देखिए जो स्पीकर हैं, जो पुरफ्राक है, क्या करते हैं इस पूरे पोएम में। तो इस पूरे पोएम में डाइग्रेस होते रहते हैं। डाइग्रेस का सेंस किससे है, इस पूरे पोएम में ये क्या होते रहते हैं, इस पूरे पोएम में क्या होते रहते हैं, डाइग्रेस होते रहते हैं। डाइग्रेस का मतलब होता है मार्ग से हटना। इस पूरे पोएम में ये डाइग्रेस होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट राइटर हैं विलियम बटलर एट्स वाज बर्न। देखिए विलियम बटलर एट्स जो है WB एट्स इनका शॉर्ट नेम है। इनका जन्म कब हुआ था, 13 जून 1865 को क्या हुआ था, विलियम बटलर एट्स का जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि क्या कंप्लीट नेम है WB एट्स का। तो देखिए यहाँ पे विलियम बटलर एट्स जो है लिखा हुआ है। देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी MCQ बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो आप ऐसे वीडियो को आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर जान जाएंगे, लेकिन जब समझ के पढ़ेंगे तो उसको वीडियो से और उस चैप्टर से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी तरह के क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगला क्वेश्चन जो है 79 नंबर क्वेश्चन, WB एट्स वाज डाइड। ये मरे कब थे, तो ये मरे थे 28 जनवरी 1939 को इनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है 80 नंबर, द सेकेंड कमिंग वाज रिटन। इनकी पोएम जो है द सेकेंड कमिंग बहुत ही अच्छी पोएम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये कब लिखा गया था, तो 1919 में क्या हुआ था, इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 81, द सेकेंड कमिंग जो कि WB एट्स के द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट पब्लिश इन 1920 इन। पहली बार ये 1920 में पब्लिश्ड हुआ और किस में पब्लिश्ड हुआ, द डायल। किस में पब्लिश्ड हुआ, ये किस में पब्लिश्ड हुआ, डायल में पब्लिश्ड हुआ। जो कि ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि द सेकेंड कमिंग जो है ये द डायल में किस सन में पब्लिश्ड हुआ, तो 1920 में ये पब्लिश्ड हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 82, द सेकेंड कमिंग पब्लिश्ड इन कलेक्शन ऑफ वर्स इन टाइटल माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर इन। देखिए अभी इसके पहले हम लोग पढ़े कि डायल में क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था 1920 में, लेकिन ये जो सेकेंड कमिंग है ये पब्लिश्ड हुआ इन टाइटल इस नाम से, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर इन। तो कब पब्लिश्ड हुआ, 1921 में ये पब्लिश्ड हुआ। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, फॉलोइंग लाइन, जो अगली लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड अ कर्सिंग। ये जो अगली लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड अ कर्स इन, ये जो लाइन है किस पोएम से ली गई है लाइन है। देखिए ये जो क्वेश्चन का जो है आपका ये गलत है, ये गलत है। जो पोएम जो लिया गया है, आपकी जो पोएम है द सेकेंड कमिंग, द सेकेंड कमिंग जो पोएम है उसकी लाइन है ये, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड अकर इन, ये उसकी लाइन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाई नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबी, ही टुक द टाइटल फ्रॉम। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो नॉवल है एक राइटर हुए, नाइजीरियन राइटर हुए चिनुआ अचेबी, तो उन्होंने एक नॉवल लिखा थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल पे रिलेटेड है। वो नॉवल बहुत अच्छा एक एग्जांपल है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का। तो उन्होंने लिखा, तो उसका जो टाइटल वो लिए वो किससे लिए, तो देखिए जो पोएम है WB एट्स की जो पोएम है सेकेंड कमिंग, इसी से क्या किया है उन्होंने, इस टाइटल को ले रखा है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 85 जो है, व्हाट इज़ द मीटर ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग। जो सेकेंड कमिंग है, सेकेंड कमिंग का मीटर क्या है, तो देखिए मीटर इसका जो है आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो है 86,
86 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी डब्ल्यू बी एड्स एम्प्लॉय इन सेकेंड कमिंग। देखिए किस तरह की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तरह की इमेजरी का प्रयोग किया गया है इसमें सेकेंड कमिंग में। देखिए क्रिश्चियन को दिखाया गया, क्रिश्चियन वाली जो इमेजरी है उसमें इसके बारे में क्या करते हैं इस पूरे पोएम में ये बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 जो है, हु कैन नॉट हियर द फाल्कनर इन द सेकेंड कमिंग। देखिए जो पोएम है इसमें एक लाइन है कि जो लाइन क्या है, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, तो वही लाइन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन उसी से लिया गया कि हु कैन नॉट हियर द फाल्कनर इन द सेकेंड कमिंग। जो पोएम सेकेंड कमिंग उसमें फाल्कनर की बात को कौन नहीं सुन सकता, तो यहाँ देखिए आंसर क्या है, फाल्कन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 88 जो है, क्वेश्चन नंबर 88, फिलिप लार्किन वाज बॉर्न ऑन। देखिए अगला जो राइटर आ गए आपके फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन का जन्म कब हुआ, तो फिलिप लार्किन का जो जन्म हुआ वो हुआ 9 अगस्त 1922 को कोवेंट्री इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, फिलिप लार्किन वाज डाइड ऑन। फिलिप लार्किन की डेथ कब हुई थी, तो इनकी जो डेथ हुई थी ये हुई थी 2 दिसंबर, किंगस्टन अपॉन हल इंग्लैंड में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था फिलिप लार्किन का। अगला क्वेश्चन जो है नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा है क्वेश्चन कि फिलिप लार्किन वाज अ पोएट, लाइब्रेरियन, नॉवलिस्ट एंड। देखिए क्या थे, एक पोएट थे, एक लाइब्रेरियन थे, नॉवलिस्ट रहे, उसके साथ साथ ये फेमस रहे जैज क्रिटिक थे, ये एक बहुत अच्छे, ये जैज क्रिटिक थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलिप लार्किन वाज, देखिए फिलिप लार्किन क्या थे, एक मूवमेंट पोएट थे। मॉडर्न एज में एक मूवमेंट क्या हुआ आया, एक राइटर्स का, एक पोएट का ग्रुप रहा मूवमेंट, तो उसी में क्या थे, ये एक्टिव थे, एक्टिव मेंबर थे, मूवमेंट पोएट रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 92, फिलिप लार्किन द ट्रीज पब्लिश्ड इन द ईयर 1974। देखिए फिलिप लार्किन की जो पोएम है द ट्रीज, बहुत ही अच्छी पोएम है, पब्लिश्ड हुई 1974 में। ये 1974 में क्या हुई, पब्लिश्ड हुई। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो किस में पब्लिश्ड हुई, देखिए यहाँ पे ये पब्लिश्ड हुई हाई विंडोज, हाई विंडोज, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, फिलिप लार्किन की जो पोएम है द ट्रीज जो है पब्लिश्ड इन द ईयर, ये कब पब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर में, तो देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है, ये पब्लिश्ड हुआ था 1974 में, कलेक्शन ऑफ पोएम्स हाई विंडोज। देखिए सन क्या रहा, 1974 रहा, और किसके साथ पब्लिश्ड हुआ, ये पब्लिश्ड हुआ हाई विंडोज के साथ, ये क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। तो 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, एक क्वेश्चन ये कि किस सन में पब्लिश्ड हुई, तो सन पूछेगा तो 1974 लिखेंगे, और किस कलेक्शन में पब्लिश्ड हुआ, तो हाई विंडोज में ये पब्लिश्ड हुआ। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, हु हैज़ बीन रिफर्ड एज द बार्ड ऑफ कोवेंट्री। देखिए बार्ड ऑफ कोवेंट्री किसको कहा गया, तो देखिए ये फिलिप लार्किन को बार्ड ऑफ कोवेंट्री कहा गया। और एक और इसके पहले क्वेश्चन आप शेक्सपियर के बारे में पढ़ चुके हैं कि बार्ड ऑफ एवान किसको बोला जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवान बोला जाता है, और फिलिप लार्किन को क्या बोला गया, बार्ड ऑफ कोवेंट्री बोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 94, क्वेश्चन नंबर 94 जो है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द ट्रीज। जो ट्री जो पोएम है उसका राइम स्कीम क्या है, तो देखिए उसका राइम स्कीम है ABBA, इसका राइम स्कीम है ट्री का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द पोएम द ट्रीज आर सिंबल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर लिव्स एंड बर्ड्स आर सिंबल ऑफ। देखिए जो पोएम द ट्रीज है, तो ट्री को इन्होंने क्या किया है, सिंबॉलिक पोएम है, सिंबलाइज किया है ह्यूमन बींग्स, मानव को लोग क्या किया है, सिंबलाइज किया है। जैसे
ये बात जानते हैं कि देयर आर मेनी सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रीज एंड द मैन, तो इनके बीच बहुत सारी सिमिलरिटी है। तो उसी चीज़ को लेके क्या किया इन्होंने, ह्यूमन बींग्स को लेके क्या किया, इस ट्री जो पोएम इसको लिखा हुआ है और सिंबलाइज किया है। ट्री किसका सिंबल है, ह्यूमन बींग्स का, और उसके जो लिप्स एंड बर्ड्स हैं, लेकिन उसमें जो ट्री होता है ना, उसके जो लिप्स मतलब पत्ते, और उसके जो बर्ड्स हैं वो सिंबल हैं, किसके सिंबल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत। जैसे इस पोएम की बहुत अच्छी लाइन है कि द लास्ट ईयर इज़ डेड बिगन अफ्रेश 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 की बात करते हैं कि जो ट्री है ना, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं और क्या होते हैं, वो निर्जन हो जाते हैं, लेकिन फिर उसमें से नए पत्ते निकलते हैं। तो वो दर्शाते हैं कि पिछला जो जीवन रहा, जैसा भी रहा वो बीत गया, उसको आप भूल जाइए और एक नए सिरे से नए जीवन की एक शुरुआत कीजिए, बिगन अफ्रेश अफ्रेश, नए तरीके से। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, फिलिप लार्किन एक्सप्रेसेस। अब देखिए जो फिलिप लार्किन जो हैं उनको क्या किया गया, जो एक्सप्रेसेस किया गया उनको बताया गया, ये निहिलिज्म एक टर्म है, इन्होंने लेकर आए निहिलिज्म। तो ये बात करते हैं उसकी, तो वो क्या है, वो एक्सप्रेस करते हैं निहिलिज्म के बारे में, क्या करते हैं बताते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 97, द टर्म रिथोरिक इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए एक टर्म क्या होता है जो रिथोरिक होता है, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया, किससे, रिथोरिक से। स्पेलिंग चेंज है, दोनों को रिथोरिक ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें देखिए RHETORIC है और इसमें क्या, इसमें दे रखा है आपका RHETORIKE दिया है, रिथोरिक है एक तरह से इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98, द बेस्ट डेफिनेशन फॉर रिथोरिक। जो बेस्ट डेफिनेशन होता है रिथोरिक का, क्या होता है, तो बेस्ट डेफिनेशन क्या होता है रिथोरिक का, ये होता है ऑब्जर्विंग एंड यूजिंग इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसिवेशन। जैसे तर्क वितर्क एक तरह से होता है, जब आप तर्क वितर्क करेंगे तो क्या करेंगे, आप जानेंगे कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ गलत है। तो ऑब्जर्विंग होता है एंड यूजिंग इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसिवेशन जो होता है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, और इफेक्टिव परसिवेशन आप करते हैं किसमें, रिथोरिक में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 99 जो है, द टर्म प्रासोडी इज़ डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब देखिए जो प्रासोडी जो है अभी पीछे इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, ये डेराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। किस ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, ये आप देखिए डेराइव किया गया है प्रोसोडिया से, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ सॉन्ग संग टू म्यूजिक। इसका मतलब क्या होता है, अ सॉन्ग संग टू म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो आपका है 100, लास्ट क्वेश्चन नंबर है ये, हु डिराइव्ड द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को किसने क्या किया था, डिराइव किया था। तो आइए रिचार्ड्स एक बहुत अच्छे क्रिटिक हुए, तो उन्होंने ही क्या किया था, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है उस टर्म को डिराइव किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या ये पूरे 100 MCQ क्वेश्चंस पढ़े। इसमें जैसे देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप अलग से भी हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से MCQ आते रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ रहेंगे। और अभी तो हम लेट हो गए, लेकिन जल्द ही हर चैप्टर पे अलग अलग MCQ आएंगे। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो।